हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, सकुशल होंगे। आज हिंदी कक्षा में मैं अनुराधा जैन आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो आज का विषय चुना है वो है हिंदी निबंध लेखन। और इस विषय को मैं आईसीएसई 2019 का पेपर लेकर उस पर विश्लेषण कर रही हूँ। तो इस विषय पर बातचीत करने से पहले मैं आपके साथ कोई बातें बांटना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। अधिकतर बच्चों की जो समस्या रही है वह यही रही है, वे इस चीज को लेकर दुविधा में रहते हैं कि मैम मैं कैसा निबंध लिखूं, मैम मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए, क्या 2 पेज का निबंध काफी होगा, क्या मुझे 4 पेज का निबंध लिखना चाहिए, मैम मैंने तो 1 पेज में ही निबंध खत्म कर दिया। अधिकतर बच्चे निबंध से डरते हैं। जब भी निबंध की बात आती है वे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और सोचते हैं जितना ना लिखा जाए, जितना इससे बचा जाए उतना अच्छा है। पर मैं आपको यहाँ यह कहना चाहती हूँ, निबंध लेखन गद्य की एक ऐसी विधा है, अगर आप इस पे थोड़ा सा वर्क कर लें, थोड़ा सा इसको समझ लें, तो आप इसमें इतना सुंदर लिख पाएंगे, इसको इतनी अच्छे से समझ पाएंगे कि आप इसका आनंद लेने लगेंगे। तो निबंध लेखन पर चलने से पहले, इस विषय पर बातचीत करने से पहले मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहती हूँ, उसको दिमाग में रखिएगा। निबंध लिखते हुए किन किन बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। सबसे पहले जिस भी विषय को आप चुन रहे हैं उस विषय को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जब तक आप उस विषय को नहीं समझ पाएंगे उस विषय पर मत लिखिए। दूसरा है, उस पर अच्छे से चिंतन मनन कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए कि आपको उस पर क्या क्या लिखना है। आपकी अपनी भाषा को सरल रखिए, स्पष्ट रखिए, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना कीजिए अगर आपको नहीं आते। अगर आपकी हिंदी पर पकड़ मजबूत है तो आप कीजिए प्रयोग, कोई असुविधा नहीं है। अगर आपको काव्य पंक्तियां, दोहे, सूक्तियां, किसी महान व्यक्ति के उदाहरण आप देना चाहते हैं, उनका प्रयोग कीजिए निबंध लिखते हुए। साथ ही साथ निबंध में वाक्यों को संक्षिप्त रखिए, लंबे लंबे वाक्य मत बनाइए, ठीक है। और उसके अंदर आप विराम चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए। अपने निबंध को अनुच्छेदों में लिखिए, एक ही पैराग्राफ में पूरे निबंध को मत खत्म कीजिएगा। छोटे छोटे अनुच्छेद बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए और अपने निबंध को भावों के संग जोड़ने की कोशिश कीजिए, विचारों और भावों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आपका निबंध जो है बेहतरीन निकलेगा और आपको अंक भी अच्छे दिलवाएगा। ये चाहे आईसीएसई की बात हो रही है, निबंध लेखन अन्य कई प्रतियोगिताओं में भी काम आता है। एक ऐसी कला है जिसको आप कई जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आईसीएसई 2019 पत्र के निबंध लेखन पर विश्लेषण करने से पहले मैं निबंध के बाकी हिस्सों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। चलिए आगे चलते हैं। निबंध के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसको याद रखिए। पहला होता है भूमिका या आरंभ, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। हमेशा अपने निबंध की जो भूमिका होती है उसे रोचक बनाने की कोशिश कीजिए, उसे सुंदर शब्दावली का प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा कि अध्यापक जो है आपके निबंध को आगे पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मजबूर हो जाएगा, उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी कि आगे बच्चा क्या कहना चाहता है। फिर आता है विषय विस्तार, जिसे आप बॉडी कहते हैं। जो मूल विषय है उसको आपको विस्तृत रूप से लिखना है। तो यहाँ पर जब आप विषय विस्तार कर रहे हैं तो आप उसको 2 से 3 पैराग्राफ में, अनुच्छेदों में विभाजित कर सकते हैं। फिर आता है उपसंहार या निष्कर्ष, कंक्लूजन, जिसकी बात होती है। तो आपको जितनी रोचक आपकी भूमिका है, शुरुआत है, उतना ही प्रभावशाली आपका निष्कर्ष भी होना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर विषय विस्तार में कहीं आप कमजोर पड़ गए तो हो सकता है निष्कर्ष तक आते आते जो अध्यापक है आपके विचारों से अत्यंत प्रसन्न हो जाए। अधिकतर बच्चे मैं देखती हूँ कि 3 भागों में निबंध को विभाजित करते हैं, 3 पैराग्राफ बनाते हैं, अनुच्छेद बनाते हैं और निबंध खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। पर आपको निबंध को ध्यान देना है। एक तो अनुच्छेदों में लिखना है, भूमिका के लिए अलग। विषय विस्तार को आप 3 से 4 अनुच्छेदों में विभाजित कर लीजिए।
ये नहीं कि एक अनुच्छेद बड़ा सा लिख दिया, नहीं, आप उसको अलग अलग छोटे छोटे अनुच्छेद और बना सकते हैं। फिर उपसंहार जब आपको लिखना है उसके बाद उसके लिए एक अलग अनुच्छेद बनाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जरूरी है आपके लिए जानना, ये देखिए बड़ी बोरिंग चीज लग रही होगी, पर मैं चाहती हूं आप इसको समझें। आईसीएसई के निबंध इन सब चीजों को लेकर चलते हैं। तो निबंध के प्रकार ये आपको लर्न नहीं करना, याद नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग में बिठाने की चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं, आप सिर्फ सुनते जाइए। पहला होता है वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध जैसे किसी ऐतिहासिक इमारत का वर्णन कर रहे हैं, किसी महान व्यक्ति के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णनात्मक निबंध हो गए। किसी स्थल का, किसी शहर का आप वर्णन कर रहे हैं, महानगर का। विवरणात्मक, विवरण किया जाता है। ये विवरण जो है किसी घटना का हो सकता है, किसी दुर्घटना का हो सकता है, किसी मैच का वर्णन हो सकता है, या आप किसी उत्सव में शामिल हुए हैं उसका वर्णन हो सकता है, किसी दृश्य का वर्णन हो सकता है। तीसरा है विचारात्मक, जहां पर विचारों की प्रधानता रहती है, विचार आपके मस्तिष्क में रहते हैं, ये बुद्धि का तत्व है। यहां पर जब तक आपकी बुद्धि और ज्ञान इन दोनों की परीक्षा हो जाती है विचारात्मक में। ये निबंध थोड़े अलग तरह के होते हैं, जब मैं विश्लेषण करूंगी तो आपको वहां पर भी समझाऊंगी। तो ये जो निबंध है तीसरे नंबर पे, ये पूरा विचारों से जुड़ा हुआ होता है, जहां पे आप चिंतन, मनन, आपके विचार, आपका अपना अनुभव, सब चीजें आ सकती है इसमें। फिर आता है भावात्मक निबंध। ये अधिकतर जो होते हैं भावनाओं से जुड़े होते हैं, हृदय का तत्व है ये। जैसे इसमें आप ले सकते हैं परोपकार, इसी तरह सत्संगति, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, जहां पे पूरा का पूरा ये निबंध जो है आपकी अपनी अनुभव, अपनी आपके मन के हृदय की भावनाओं से जुड़ जाता है। यहाँ पर ये 4 निबंधों के नाम मैंने आपको लिखकर बता दिए, जो इसके निबंध के विभिन्न प्रकार हैं। पर इसके अतिरिक्त आप देखिए यहाँ पर काले पेन से मैंने 3 चीजें अलग से और भी दिखाई हैं, जो निबंध के अन्य रूप हैं, जो आईसीएसई खासकर लेकर चलता है। उसमें है पहले कल्पना से जुड़ा, कल्पनात्मक। अधिकतर आपने देखा है कि आईसीएसई पेपर अगर आप 10 ईयर उस पर स्टडी करें, उस पर अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि कई बार आईसीएसई ने ऐसे निबंध दिए हैं जहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कल्पना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैसे? प्रदूषण मुक्त विश्व। अब आप अभी तो आप सब जगह प्रदूषण देख ही रहे थे, पर ये जो आज की स्थिति है, लोकबंदी के समय पर में प्रदूषण कम हो गया है। पर आप ऐसी कल्पना कीजिए कि पूरे विश्व में कहीं पे भी प्रदूषण ना हो, प्रदूषण का नामो निशान मिट जाए। तो आज बैठे बैठे आप कल्पना कीजिए, आप इसकी इमेजिनेशन कीजिए। इसी प्रकार आपको हवाई यात्रा का अनुभव पूछ लिया जाता है। आपने हवाई यात्रा क्या, आपने तो हवाई जहाज, हवाई अड्डा भी नहीं कभी देखा, तो आपको हवाई यात्रा आपकी कैसी रही आपको लिखना है, तो आप कल्पना करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आईसीएसई में इस तत्व को भी निबंध के रूप में पूछा जाता है। फिर कहानी लेखन, जो केवल आपके अपने विचारों से जुड़ जाती है। कहानी लेखन में अधिकतर क्या होता है कि कहानी मौलिक होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए। निबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मौलिकता। कभी भी किसी की नकल नहीं होनी चाहिए, कभी किसी का सुना देखा और पढ़ी हुई चीजों को कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपका लेखन जो कहानी से जुड़ता है, आपकी मौलिकता से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और सविस्तार मैं आपसे बातचीत करूंगी। फिर आता है चित्र वर्णन। ये आईसीएसई का एक 5वां प्रश्न होता है निबंध के अंदर। अधिकतर एक पिक्चर दे दिया जाता है, तस्वीर, जिसमें आपको उसका वर्णन करना होता है। पर केवल आपको वर्णन नहीं करना, आपको उसके अंदर लेख या कहानी लिखनी होती है। तो इन सब चीजों पर हम आगे बातचीत करते हैं। इसके लिए मैंने जो पेपर चुना है उसी के द्वारा मैं आपको इन सब चीजों का वहां पर इन सब चीजों पर आपसे विचार विमर्श करूंगी। आगे चलते हैं। देखिए पेपर आपके सामने खुलकर आ गया है। मैंने केवल निबंध का हिस्सा लिया है। पिछले मैंने अपनी वीडियो में, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे देखिए। मैंने वहां पर आपको काफी कुछ बताया है, प्रश्न पत्र के बारे में उसका ओवरव्यू किया है। तो मैंने इस वीडियो में अपने केवल निबंध के हिस्से को लिया है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था, शब्द सीमा आपके पास है। शब्द सीमा जो दी गई है उससे थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, उसमें चिंता मत कीजिए। पर ये नहीं कि जहां आपको 2.5 पन्ने भरने हैं उसकी जगह पर आप 4 पन्ने तक चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस वीडियो में एक एक विषय को उठा रही हूँ और उसके बारे में आपसे बातचीत कर रही हूँ, ताकि निबंध को पूरी तरह से आप समझ सकें। पहला निबंध देखिए,
आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था। यह किस अवसर पर, किस उद्देश्य से किया गया था, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया था। इन बिंदुओं मतलब पॉइंट्स को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। प्रस्ताव शब्द को देखकर घबराइए मत, इसका मतलब भी निबंध होता है, लेख का मतलब भी निबंध होता है, प्रबंध का मतलब भी निबंध होता है, विस्तार मतलब डिटेल में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो निबंध है ये कई हिस्सों में विभाजित है। जब भी कभी ऐसा आप निबंध उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए हर हिस्से का उत्तर देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 15 अंक हैं। ये 15 अंक हर हिस्से के लिए नियोजित किए गए हैं कि इस हिस्से के लिए इतने अंक हैं। अगर आपने किसी भी एक हिस्से को छोड़ दिया तो आपके वहां पर अंक काट लिए जाएंगे। मैंने आपको निबंध के अंग बताए थे, निबंध को कितने भागों में बांटा जाता है, उसे कितने ये भी बताया है, प्रकार बताए हैं, और निबंध के जो मुख्य अंग हैं उनकी बातचीत भी की थी। जो पहली स्लाइड थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था निबंध का सबसे पहला होता है भूमिका। तो यहाँ पर देखिए मेले का आयोजन की बात हो रही है। आप सीधा नहीं लिखेंगे कि मेरे स्कूल में एक मेले का आयोजन किया गया, ये बड़ा अटपटा सा हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको पहले मेला शब्द लेकर उसके ऊपर एक भूमिका तैयार करनी है। भारत में कई अवसरों पर मेले होते हैं, मेलों का आयोजन किया जाता है, धार्मिक मेले होते हैं, समाज भी मिलकर कई मेलों का आयोजन कर देता है, स्कूल में भी मेलों का आयोजन होता है। मेले हमारे जीवन में क्या लेकर आते हैं, नयापन लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, हमारे जीवन में उत्साह भर देती हैं। तो आपको भूमिका रेडी करनी है अपने निबंध के विषय के विस्तार तक जाने के लिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया किस अवसर पर, किस उद्देश्य से। अधिकतर अगर आप ध्यान देंगे स्कूल में जो मेले होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नवंबर का जो महीना होता है, नवंबर के महीने से लेकर जनवरी फरवरी तक चलते हैं, विंटर में चलते हैं, सर्दियों में, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है। और जो जिन मेलों का आयोजन किया जाता है उसमें यह ध्यान रखा जाता है लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हों। तो यहाँ पर आप देखिए बाल दिवस के अवसर पर मेले आयोजित किए जाते हैं, क्रिसमस पर किए जाते हैं, इसी तरह नव वर्ष के आयोजन में के मेले आयोजित किए जा सकते हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, आपका गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेले आयोजित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा महीना चुना है और दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी आप वीकडे मत चुन लीजिएगा, सप्ताह का अंतिम दिन चुनिएगा, जैसे रविवार छुट्टी का दिन, ताकि लोग उसमें शामिल हो सके। आपको डेट, दिन, सब ये महीना सब पहले से ही प्लान, ये आपने ध्यान में रखकर आपको ऐसे लिखना है। और इस ऐसे को लिखते हुए आप एक चीज ध्यान दीजिए, अपने स्कूल के उन मेलों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो कभी हुए हैं। अगर आप उसको अपने केंद्र में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपको सब चीज समझ आती जाएगी, आपके उत्तर अपने आप रेडी होता जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। उद्देश्य क्या हो सकता है मेले का? किसी मेले का उद्देश्य होता है मनोरंजन भी हो सकता है, कोई फंड जमा करना, कोई फंड जो है किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करना, उसके लिए भी हो सकता है। तो आप ले लीजिए, बाल दिवस पर मेला आयोजित किया गया और जो हमने पैसा इस मेले से इकट्ठा किया उसे किसी सामाजिक कार्य के लिए स्कूल की तरफ से लगाया गया। उसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई आपको पता होना चाहिए। कोई भी ये कार्य जब आयोजित किया जाता है, इतना बड़ा कोई आयोजन किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। आपको एक टीम बनानी होगी, एक दल बनाना होगा, जो अलग अलग उसको काम दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। बच्चों के दल बनेंगे, कोई खाने पीने का प्रबंध कर रहा है, कोई खेल के स्टॉल्स का प्रबंध कर रहा है, साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम जो आयोजित होने वाले हैं उनका प्रबंध कर रहा है। इतना ही नहीं, जब बड़े स्तर पर कोई मेला होता है, खासकर स्कूल में जब मेले होते हैं, तो वहां पे लोगों की संख्या काफी हो सकती है, 2-3 हजार 4 हजार तक भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो वहां पर सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो आपकी योजनाएं बनाई जाती है योजनाबद्ध तरीके से, तो उसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में लिखना है। ये सविस्तार थोड़ा चला जाएगा। आपने और आपके मित्रों ने और शिक्षकों का सहयोग की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं कह रही हूँ एकजुट होकर काम करना,
टीम वर्क की बात आती है, तो आप यहाँ पर ये भावनाओं से जुड़ जाता है, जहाँ हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, एक दूसरे के की जो योग्यताएं हैं, जो उसके आप ये कह सकते हैं उसके अंदर जो खूबियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो शिक्षक वर्ग है इस समय में बच्चों के बहुत करीब आ जाता है। जैसे माता पिता होते हैं, परिवार में कोई आयोजन होता है, बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं, उनसे काम लेते हैं, वैसे ही शिक्षक करते हैं। शिक्षकों को भी इस समय में आप तनाव में देख सकते हो, परेशानी में देख सकते हो, घबराते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे ये निबंध जो है वर्णन के साथ साथ लास्ट में देखिए जो शिक्षकों वाली बात आ जाती है, भावनाओं का भी सम्मिश्रण हो जाता है। आईसीएसई में मैंने देखिए निबंध के प्रकार बताए हैं, इसीलिए आपको बताए हैं क्योंकि आईसीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो आपको हर तरह के निबंध लिखने के लिए का अवसर देता है, आपको आजादी दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है अपनी बात को कहने की, आपको बांध कर नहीं रख रहा। ठीक है, आप निबंध के अपने लेखन के स्टाइल को, तरह तरह की चीजों को आप अपने निबंधों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले निबंध में चलते हैं। यात्रा एक उत्तम रुचि है, यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, स्थान विशेष की संस्कृति और परंपराओं का परिचय भी मिलता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव और रोमांच का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए। निबंध की बात हो रही है, वर्णन आपको फिर यहाँ पे वर्णन ही करना है, निबंध में ही शब्द लिखा हुआ है वर्णन, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर आप मिश्रण वर्णन भी आ जाएगा, कुछ कुछ चीजों का आप विवरण भी देंगे। फिर आप जब अनुभव की बात करते हैं तो आपकी फीलिंग्स के संग जुड़ जाता है, रोमांच और अनुभव की बात करते हैं। तो ये जो निबंध है, आप यहाँ पर सीधा ये नहीं शुरू करेंगे कि मैं इस यात्रा पर गया, मैंने ये देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, आपको यात्रा शब्द से इसकी भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू आप ऐसे कर सकते हैं यात्रा को लेकर। या आप ये कह सकते हैं रुचि, ये रुचि शब्द यहाँ से निकाल सकते हैं। मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में रुचियां होती हैं, अलग अलग रुचियां, हर मनुष्य की रुचि अलग होती है, पर यात्रा एक ऐसी रुचि है जो मनुष्य को किताबी ज्ञान के अतिरिक्त जीवन से जुड़ा ज्ञान दे देती है, जो ज्ञान हम किताबों में नहीं पाते। आप देखिए जब मनुष्य यात्राएं करता है, जो वो ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन से ज्यादा किताबी ज्ञान से कहीं बेहतर होता है और लंबे समय तक काम में आने वाला होता है। तो यहाँ पर आप देखिए भूमिका तैयार करने के बाद फिर आपको पता है आपने कहीं किसी क्षेत्र की यात्रा की, और भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं का देश है, जहां पर हर कोस के बाद वाणी और पानी दोनों बदल, कुछ 4 कोस के बाद वाणी और पानी दोनों बदल जाते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारत की कोई यात्रा का वर्णन कर सकते हैं अगर आप घूमने गए हैं। अगर आप दक्षिण के तो उत्तर, या आप उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों की जहाँ की संस्कृति परंपरा बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, आप किसी विदेश यात्रा का भी वर्णन कर सकते हैं इस निबंध में। और उसके बाद आप ये देखिए जब हम किसी भी स्थान विशेष की यात्रा करते हैं तो उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं, उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनके विचारों सबसे परिचित हो जाते हैं। तो अधिकतर क्या होता है जब हम इस प्रकार की यात्राएं करते हैं हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, और साथ ही साथ क्या होता है हमारा अनुभव जो है समृद्ध हो जाता है। जीवन में हम बहुत कुछ नया सीखते हैं और कभी कभी अपने विचारों को भी परिवर्तित कर देते हैं। इन सब का मिला जुला रूप आप इस निबंध में लिख सकते हैं। इसे भी पैराग्राफ में बनाकर अनुच्छेदों में विभाजित करके इस निबंध को लिखिएगा। अब मैं तीसरे निबंध में चलती हूँ जो है विचारात्मक। अब यहाँ पर ये जो निबंध है जब मैं इसको पढ़ती हूँ, वन है तो भविष्य है, आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, कैसे आपको इसका उत्तर जरूर लिखना है। कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रही हूँ, इस वाक्य को पढ़ रही हूँ, मुझे मालूम है 99% बच्चे, 99% बच्चे इस वाक्य को सुनते ही समझ गए, कोई कठिन नहीं है। पर समस्या क्या है? समस्या है कि ये विचारात्मक निबंध है, ये बुद्धि का तत्व है, ये निबंध बुद्धि से जुड़ा है, आपके ज्ञान से जुड़ा है, और यहाँ पर आपको तथ्य देने हैं, फैक्ट्स देने हैं, आपको डाटा देना है। आपको जो लिखना है ऐसी बात लिखनी है कि जब आपके अध्यापक जो चेक कर रहे हैं, जो जांच रहे हैं, वो ये कहें बच्चे को इस विषय की पूर्ण जानकारी है।
अधिकतर मैंने देखा है कि कक्षा 5वीं 6ठी से बच्चों को सामान्य ज्ञान की में बहुत रुचि होती है। बच्चे अतिरिक्त जानकारी उनके पास भंडार है उनके पास। अध्यापक अध्यापिकाएं भी सकते में आ जाती हैं कि बच्चा इतना जानता कैसे है, क्योंकि आज मीडिया ने हमें इतनी जानकारी दे दी है। टीवी है, फोन है, मोबाइल, नेट है, सब कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों के पास जानकारी की कमी नहीं है, उनकी समस्या है लेखन की। तो अगर आप इन सब विषयों में रुचि रखते हैं और हो सकता है आपने अपने विज्ञान के विषय में, भूगोल के विषय में, इन सब विषयों पे अपने कोई प्रोजेक्ट भी बनाए हैं और आपने उस पर डिटेल में सविस्तार काम किया हुआ है, आपके पास विचारों, आपके पास पूरी जानकारी है, पर आपके पास लिखने का भी स्टाइल होना चाहिए। तो अगर आपके पास जानकारी है तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, तो कृपया आप थोड़ा सा लेखन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं, मुश्किल से ऐसे बच्चे जो होते हैं 10% होते हैं जो इस प्रकार के निबंध उठाते हैं। केवल इस डर से नहीं उठाते कि मैं लिखूंगा क्या, मुझे शब्द नहीं मिलेंगे। पर मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, लिखने के साथ साथ एक और चीज़ कीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट्रीज लिखिए हिंदी में, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी भी हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए। आपकी शब्दावली, आपका शब्द भंडार इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा कि आपको शब्दों का प्रयोग करना आ जाएगा। और नहीं तो किसी अच्छे हिंदी किसी की हिंदी में आप साहित्यकार देख लीजिए, किसी का हिंदी में आपको उनकी शब्दावली जानने को मिलेगी, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप डरिए मत ऐसे निबंधों से। अगर आपके पास इन सब विषयों पर जानकारी है तो आप अपने लेखन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए और इन निबंधों को लिखिए। पर आप 1-2 पॉइंट लिखकर मत रह जाइएगा, यहाँ पर आप कोई सॉलिड पॉइंट दीजिएगा, ताकि अध्यापक जो है, इतने सारे निबंध एक जैसे पढ़ने के बाद जब ऐसा निबंध पढ़ेगा तो क्या होगा, अपने आप फल आपकी झोली में आके गिरेगा, उसका परिणाम आपको स्पष्ट नजर आएगा। बच्चे तो ऐसा निबंध देखने से ही उसको दूर से प्रणाम कर देते हैं, पर आपने क्या किया, हिम्मत दिखाई ऐसे निबंध को उठाने की। और मुझे कभी कभी हम आईसीएसई के वगैरह के जब करेक्शंस वगैरह करते थे तो देखते भी थे, और बच्चे ऐसा इन निबंधों में बेहतरीन लिखते हैं। तो मैं उन सब बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ इस जगह पर, जो बच्चे जानकारी इतनी रखते हैं पर लेखन की अभ्यास की कमी के कारण वे इन निबंधों से बचते हैं या डरते हैं। तो कृपया थोड़ा सा लेखन और पठन पर ध्यान दीजिए। अपने अधिकतर पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपको जानकारी आपकी और भी बढ़ेगी और आप शब्दों की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो ये निबंध आप आराम से कर सकते हैं, विचारात्मक निबंध है। यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जहाँ पर आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं, तो थोड़ा सा भावना का पुट दिया जा सकता है। नहीं तो ये पूरा विचारात्मक निबंध है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब आती है, ये हमारा चौथा प्रश्न है, एक मौलिक कहानी। मौलिक का मतलब होता है अपनी कहानी, ये नहीं सुनी सुनाई कहीं की, दादी ने सुनाई, नानी ने सुनाई या आपने कहीं पढ़ी। और आपका वाक्य का अंत जो होना चाहिए, मैं इसको रीड कर रही हूँ, एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका अंत प्रस्तुत वाक्य से किया गया हो। ये वाक्य आपके सामने रख दिया गया है। और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। देखिए, ये पूरी कहानी आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, भावनात्मक विषय है। अधिकतर बच्चे इसको बड़ी सरलता से उठाने का प्रयास करते हैं। और जो टॉपिक 1 है ना, जो आपका ये वाला, इस पर भी बच्चे ये 1-2 इनको बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चे इनके ऊपर अपनी कलम चलाते हैं। और ये तीसरा कहानी, उनको लगता है कहानी तो मैं बना सकता हूँ, पर अधिकतर क्या होता है, कहानी लिखते लिखते वो फिल्मी स्टोरी लिखने बैठ जाते हैं और यहाँ पे वे क्या कर देते हैं, अपने अंक गवा देते हैं। अधिकतर फिल्मों ने हमारे जीवन को इतना प्रभावित किया है, हम कहीं ना कहीं फिल्मों को जोड़ देते हैं। पर यहाँ पर देखिए, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए, यहाँ पर लेखक ने ये पूछा, ये जो आपको लेखक बनकर जो लिखना है, जो पूछा है आपसे, वो ये पूछा गया है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपको अपने मानव होने पर गर्व हुआ। तो आप तभी, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आप एक बिल्डिंग में रहते हैं,
बड़ी बिल्डिंग है, इमारत बहुत बड़ी है, वहां पर अनायास कोई भीषण अग्निकांड हो जाता है और आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा, अपनी तत्परता के द्वारा काफी लोगों की जान बचा देते हैं। तो आप उस दृश्य का वर्णन करते हुए, उस स्थिति का वर्णन करते हुए आप इसको कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज भी मुझे वह दिन याद है, या आज भी वह घटना, जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दिन था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, कैसे अग्निकांड हुआ, कैसे इमारतों से धुआं निकलने लगा, किस प्रकार आप आगे बढ़कर आए, आपने किस तरह से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को जो है मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए तुरंत क्या निर्णय लिया, तो आप उस पर सविस्तार, ऐसी ये वाली घटना हो भी चुकी है मुंबई में, जो एक लड़की से 12 साल की लड़की ने ये हेल्प की थी कहीं जाने जीवन बचाने में। किस तरह से उसने साइंस जो पढ़ी थी, जो पढ़ा था उसने अपने स्कूल में, उसका प्रयोग किया। तो आप इस तरह से ऐसे निबंध लिख सकते हैं। या आपने किसी पिकनिक में गए, किसी डूबते हुए बच्चे को बचाया, इस तरह की घटना को आप लेकर लिख सकते हैं। जब उस बच्चे को होश नहीं था और जब उसको होश आया तो आपकी सांस में सांस आई और आपको लगा कि आपका जीवन सफल हो गया। तो देखिए, जब हम इस तरह की कहानियां लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आपको कोई कविता की पंक्तियां या कोई दोहा याद आ जाता है, या आपने कोई कविताएं पहले पढ़ी, जो आपने छोटी कक्षाओं में कोई कविताएं पढ़ी हैं, इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चे अपनी ही कविता बनाकर कुछ लिख देते हैं, 2-4 पंक्तियां बनाकर लिख देते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। और एक चीज कीजिएगा, जब भी आप कविता की पंक्ति, मैंने पहले भी बताया वाला लिखी, उसको हाईलाइट कर दीजिए पेंसिल से। पता चलना चाहिए कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कविता का रूप भी दे सकता है 2-3 पंक्तियों में। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति विशेष का, कभी भी किसी निबंध में व्यक्ति विशेष का उदाहरण दे रही हैं, तो पूरी कहानी लिखने मत बैठ जाइएगा उसके जीवन की, वो बोरियत होने लगती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर इस निबंध में आपको दिमाग में आया अभिमन्यु ने भी पांडवों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभिमन्यु देखो, मैंने अभी महाभारत देखी है, अभिमन्यु का जिक्र करता हूँ, अध्यापक खुश हो जाएंगे। आप अभिमन्यु की कहानी लिखने बैठ गए और आपकी अपनी घटना जो है कहीं ना कहीं जाके अटक कर रह गई। आपकी घटना के बारे में पूछा है, जब आपकी कहानी, अभिमन्यु की कहानी तो अध्यापक जानते हैं, तो अगर आपने हिंट देना है, हिंट दीजिए। उस दिन मैं अभिमन्यु बन गया, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, कूद पड़ा मैं आग में, ये आपको करना है। अभिमन्यु की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना है वहां पर। ठीक है, मुझे लगता है ये निबंध आपको समझ आ गया होगा। बस एक चीज ध्यान देना है, कहानी लिखते हुए मौलिकता का पुट, मौलिक शब्द याद रखिएगा, ओरिजिनल आपका अपना होना चाहिए, कहीं किसी की नकल या चोरी की हुई बात या घटना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए चित्र वर्णन। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब मैंने ICSE में पढ़ाना शुरू किया, जब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब हम लोग पेपर करेक्शन में जाते थे, चित्र वर्णन में अधिकतर अध्यापकों के मुंह से सुनती थी मैं कि बच्चों को चित्र वर्णन नहीं करना चाहिए। इवन मेरी भी ऐसी धारणा थी जो बदल गई कि बच्चे चित्र वर्णन करते हुए भटक जाते हैं, अंक गवा देते हैं। पर ये जो चित्र है, मैं देखती हूँ अब ICSE बोर्ड के द्वारा जो चित्र दिए जाते हैं, ऐसे चित्र दिए जाते हैं, क्लियर कट कलरफुल चित्र दिए जाते हैं जो आपको स्पष्ट कर रहे हैं आपके सामने चीजों को। तो आप चित्र वर्णन से, मैं कहती हूँ आपको, चित्र वर्णन को अगर आपके दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट है, पूरा चित्र नजर आ रहा है, तो आप घबराइए नहीं, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब बच्चा अपने ऊपर विश्वास करता है, अध्यापक या अध्यापिका उससे कई गुना विश्वास उस पर करती हैं, क्योंकि बोर्ड का ये नियम है कि बच्चा जो लिखता है, अध्यापक उसके स्तर पर जाकर उसको सोचे और उसको अंक दे, और अध्यापक ऐसा करते हैं। ये बोर्ड ऐसा है जो बच्चों को अंक दिलवाने के लिए आगे बढ़कर आता है, काटता नहीं है। यहाँ पर ये देखिए बच्चा, आप स्पष्ट नजर आ रहा है, 10-12 साल का बच्चा, ईंटों का भट्टा है जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, काम कर रहा है, बड़ी तत्परता से अपने कार्य में लगा हुआ है, लीन है उसमें। और पीछे 2-4 छोटे छोटे बच्चे, शायद वे भी कुछ काम कर रहे हैं या थक कर आराम कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे पता चल रहा है इस चित्र का संबंध सीधा
बाल मजदूरी, बाल शोषण से है, आज की सामाजिक समस्या से है, भारत की सामाजिक समस्या से है। विकासशील देश जो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, अविकसित देश, उनकी समस्या से जुड़ा हुआ है। बच्चे भी भारत के ही हैं। तो ये जो है, आप इसको देखकर, अगर आपके पास बाल मजदूरी से जुड़ा कोई, आपने कभी कुछ इसके ऊपर रिसर्च की है, कभी कुछ आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, कुछ इसके ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपके पास जानकारी है, डाटा है, तो आप इसको उसके ऊपर लेख लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप इसको लिखते हुए ध्यान दीजिएगा, आपका चित्र लिखते हुए आपको चीजों को ध्यान देना है, आपको उस चित्र को बहुत बारीकी से देखना है। शायद मैंने पहले भी ये आपको बताया, फिर मैं बताना चाहती हूँ, एक एक हिस्से को ध्यान से देखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई साइन बोर्ड है, कोई स्लोगन लिखा हुआ है, तो उसको भी आपने लेखन के अंदर छोड़ना नहीं है। आपको उस साइन बोर्ड, उस लेखन, एक एक चीज पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी देखिए चित्र इतने स्पष्ट दिए जाते हैं कि आप बच्चे आसानी से उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब लेख तो आपके लिए स्पष्ट हो गया कि आप बाल मजदूरी, बाल शोषण के ऊपर आप इसको लिख सकते हैं, जो आज के दिन में ये गैर कानूनी है, बच्चों से काम करवाना, बच्चों का शोषण करना, भारत के भविष्य को अंधकारमय करना है, भारत को मुसीबतों में डालने की बात है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में आज क्या है, काम करने के औजार हैं। ये सही नहीं। तो अब जो है, ये लेख वाली चीज आपको क्लियर कट समझ में आ रही है, एकदम स्पष्ट है। अगर कहानी हो, घटना भी आप कह सकते हैं, घटना अथवा कहानी। अब घटना जो है, आप ये कह सकते हैं कि आपने विवरण दे सकते हैं, कहीं आप घूमने गए, आपने ऐसा ईंटों के भट्टे पर ऐसे बच्चों को काम करते हुए देखा, आपका मन द्रवित हो गया, उसमें भावना का पुट भी दे सकते हैं। आपको क्या महसूस हुआ कि आप कैसी जिंदगी जी रही हैं, और ये घटना देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और कहाँ इन बच्चों का जीवन है। मैं अपने जीवन से नाखुश रहता हूँ, पर ये बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं। और अगर कहानी लिखनी है, मेरे मन में एक विचार आया है, मेरी इच्छा कर रही है कि आपके साथ उसको मैं बांटूं। अगर मैं आपकी जगह पे होती और ये चित्र मेरे सामने होता, तो मैं क्या कहानी, किस तरह से शुरुआत करती। यह चित्र मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं 10-12 साल का था। इस चित्र में जो बच्चा आपको नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं, ये मैं हूं। आज मैं परीक्षा दे रहा हूं। मुझे याद है वह दिन जब कुछ लोग आए थे हमारे गांव में और मैं बाल मजदूरी करता था। उन्होंने मेरा चित्र लिया, बातचीत से करके, मैं शॉर्ट में करके बता रही हूँ, किस तरह इसको आप डिटेल में जा सकते हैं, ताकि आप समझे कि चित्र वर्णन में किस तरह से जाया जा सकता है, इन चीजों को लिया जा सकता है। बातचीत करने पर उन्होंने पाया कि मेरा बाल मजदूरी मेरी क्या है, मेरी मजबूरी है। मैं करना नहीं चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर आया, शायद कोई सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने मुझे देखा, बोला, तुम पढ़ना चाहते हो? और मेरे माता पिता से बात की और मुझे अपने साथ ले गया। और फिर उसने मेरी पढ़ाई का जिम्मा लिया। ये चित्र कोई किसी और से नहीं, मुझसे जुड़ा है। आज मैं परीक्षा दे रहा हूँ, अपनी आईसीएसई की परीक्षा दे रहा हूँ। आज मैं इतना योग्य हो गया कि मैं जिन हाथों में औजार थे, उन हाथों में कलम आ गई। किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा ऐसा हो गया। तो इस चित्र को आप सीधा अपने आप से भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए, आईसीएसई एक ऐसा बोर्ड है, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो बच्चों को हर तरह के विषय पर, हर तरह की बातचीत करने के लिए खुला छोड़ देता है। जिसने बच्चों को बांध कर नहीं रखा, उसने कहा तुम सोचो, लिखो, अपने विचारों को पंख दो, अपनी भावनाओं को उड़ने दो, हम तुम्हें अंक देंगे। बाकी अगर मैं दूसरे बोर्ड की देखती हूँ तो वहां पे, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहती,
वहाँ पे निबंध के लेखन के बाद पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं। तो बच्चा क्या होता है, उन पॉइंट्स के अंदर ही बस खोजता रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, आप उड़कर कहीं भी जा सकते हो। और ये होता है कि जब एक अध्यापक चेक करता है एक ही विषय पर 10 बच्चों की जब पुस्तिका जांचता है, तो उसे हर बच्चे में एक नया बच्चा नजर आता है, हर बच्चे में एक नई सोच नजर आती है, और वही नई सोच और नए विचार आपको अंक दिलवा देती है। अगर आप निबंध एक ऐसी विधा है जो आपके अंक गवा भी देगी और आपको अव्वल बना देगी। जो भी बच्चे 95+ लेकर आते हैं, मैं आपको ये बात बताती हूँ, उनका कहीं ना कहीं निबंध अच्छा होता है, दूसरों से अलग होता है। लिटरेचर तो रट्टा है, आपने लर्न किया, लिख दिया। व्याकरण आपकी रटी हुई है, उसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, एक पत्र लेखन और एक निबंध, यही 2 विधाएं हैं जो आपको दिखाती हैं। और निबंध एक सबसे अलग विधा है जो बच्चों को उनसे परिचित करवाती है कि तुम हो कौन हो, तुम्हारी वास्तविकता क्या है। आज जब मैं इस विषय पर विचार भी प्रकट कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए भी। शायद ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे इन चीज़ों को समझ लें तो उनके लिए ये विधा सबसे सुंदर विधा हो जाएगी। वो इस चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे, इससे कतराएंगे नहीं। और मैं यही चाहती हूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मेरे बच्चे, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, निबंध को लिखना सीख जाएं। तो ये मैंने 5 टॉपिक आपके साथ आज बांटे हैं, उनका विश्लेषण किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे विचार थोड़े लंबे हो जाते हैं, कभी कभी आप बोरिंग भी लगने लगे होंगे, पर मैं क्या करूँ, अध्यापिका हूँ, थोड़े विचार बोलने की आदत है। तो इन निबंधों पर आप काम कीजिएगा, पर एक काम जो आपको करना है, लेखन अभ्यास। आप जाकर एकदम निबंध, आप सोचोगे मुझे सब पता है, मैं जाके बोर्ड की परीक्षा में लिखने बैठ जाऊंगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाती हूँ कि आप कुछ नहीं लिख पाओगे। दिमाग यहाँ पे विचार है, आपके विचार पर आपकी लेखनी, आपका हाथ आपका साथ नहीं देगा। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जिन चीज़ों से, जिस लेखन से आप कतराते हैं, उसका अभ्यास कीजिए। भी आपके पास एकदम सही समय है, आप हर दिन एक निबंध उठाइए, उसके बारे में कुछ लिखना शुरू कीजिए, और देखिएगा जिस दिन परीक्षा होगी आप बेहतरीन निबंध अपने आप लिख पाएंगे। तो मैं और कुछ इस विषय पर अब और नहीं कहूँगी, आगे चलते हैं। भावों और विचारों ने जब लेखनी का हाथ पकड़ा, तब शब्दों का जामा पहने मेरे भीतर का लेखक क्या खूब निकला, क्या खूब निकला। इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस वीडियो का समापन करती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुराधा जैन की हिंदी कक्षा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ हम फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। धन्यवाद।